अत्यधिक विस्तार से यदि हम बताना चाहें तो हमारे पास में अवधि की कमी हो जाएगी। बापू के बारे में इतना विस्तार से लिखा हुआ है, अध्ययन सामग्री हमारे सामने उपलब्ध है। हमने अब तक जितने भी महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ी है उनमें सबसे अधिक हमारे पास में कोई संग्रह के लिए हमारी मेमोरी में हमारे दिमाग में जो सबसे ज़्यादा ज्ञान का संचय किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या हमारे जो हमने सीखा है बड़े बुजुर्गों से, वो गांधी जी के बारे में पढ़ने को, सीखने को मिलता है। राष्ट्रपिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने दी जब वो बर्मा में थे। रंगून रेडियो के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि ये जो हमारे महापुरुष हैं गांधी जी, उनके सिद्धांत, उनकी थ्योरी, उनके विचार समाज को सीख, देश में एकता, स्वच्छता, समानता और बहुत सारे ऐसे संस्कार जो हमारे दैनिक जीवन में मार्गदर्शन लेकर उपयोग में लेते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में जैसा कि बताया कि हम उनकी जीवनी पढ़ लेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, वो विदेश में क्यों गए, विदेश से जब आए तो उनको क्या यहाँ पर हमारे देश में, हमारे समाज में क्या उन्होंने देखा कि वो द्रवित हो गए, और क्या उन्होंने ऐसा करने की ठानी जिससे हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ। बहुत लंबी, बहुत ही विस्तृत रूप से न जाते हुए गांधी जी के विचारों को हम दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग में लाएं ताकि हमारे समाज को एक सही दिशा मिल सके। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में आज भी कहीं न कहीं ऐसा देखने को, पढ़ने को मिलता है कि ये छोटा है, ये मोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये कमजोर है, ये बलिष्ठ है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। ये सब चीजें गांधी जी ने भी देखी थी और बहुत पहले से ये हमारे समाज में ऐसा चला आ रहा है और उसका अंत पूर्णता नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ समानता के अधिकार की। हमारा संविधान बना, संविधान में अनुच्छेद बने, हमारे मूल अधिकार बने, हमारे कर्तव्य बने। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समाज में, हमारे देश में और हमारे संस्कारों में, हमारे दैनिक जीवन में हम जो पाते हैं वो है समानता, समानता का अधिकार जो हमारे संविधान में देखने को मिला। लेकिन समानता का अधिकार क्या मिलता है हमें समाज में, हमें अपने परिवार में, हमारे देश में, वो हमें सोचने की जरूरत है। सबसे पहले हम घर में ही देखें कि हमारे बहन और भाई में भी क्या हम समानता पाते हैं? क्या बहनों को भाइयों के समान सुविधाएं मिलती है? क्या महिलाओं को पुरुषों के समान उतनी सुविधाएं, उतना सम्मान, उतना सहयोग मिल पाता है? वो हमें अपने घर में देखने की आवश्यकता है। जब हम घर में देखेंगे कि हमारी बेटी, बेटे के समान जितनी सुविधाएं मिल जाए उसे, या हमारे पड़ोस में किसी महिला पर कोई अत्याचार हो रहा हो, उसका पति उस पर अत्याचार कर रहा हो, या उसके बेटे उसको सही ढंग से नहीं रख रहे हैं, तो एक पड़ोसी का नहीं बोलना वो भी एक असमानता है, वो एक तरह का अपराध है। किसी भी समाज में, किसी भी घर में, किसी भी देश में ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई भी असमानता हो। बालकों के संस्कार में समानता अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती है। हमारे शिक्षण संस्थाएं, हमारा पाठ्यक्रम, हमारे समाचार पत्र, हमारे शिक्षकों की
शिक्षण पद्धतियाँ, ये सब समाज में एक सुसंस्कृत वातावरण तय करती है। बालकों का उत्तम दृष्टिकोण से विकास होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो जब वो अपनी युवा अवस्था में आए तो उनकी एक सकारात्मक सोच से देश आगे बढ़े और वो अपने पूर्ण जीवन काल में गांधी जी के जो विचार हैं उनको आत्मसात करते हुए अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश का नाम रोशन करे। अभी हमने यहाँ पर प्रार्थना सभा के माध्यम से सभी धर्मों के उपदेशों को या प्रार्थनाओं को सुना। सभी बालकों ने, सभी अतिथियों ने, सभी आयोजकों ने, शिक्षकों ने, गणमान्य नागरिकों ने, मीडिया के बंधुओं ने, सभी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। प्रार्थना सभाओं का मूल सार यही है, या जितने भी धर्म की हमने छोटी छोटी सी ऑडियो क्लिप के माध्यम से अभी सुना, सबका एक ही सार है कि ईश्वर एक है। ईश्वर का कोई भी रूप, रंग या उसकी कोई आकृति नहीं है, वो हमारे हृदय में है। ईश्वर हमारे हृदय में बसता है, ईश्वर हमारे आसपास बसता है, ईश्वर हमारे आसपास पेड़ पौधों में बसता है, छोटे मोटे प्राणियों में बसता है, चींटी से लगा के हाथी तक बसता है। वो पर्वत में है, पठार में है, जल में है, सूर्य की किरणों में है, नदियों में है, पानी में है, सब जगह ईश्वर विद्यमान है। तो जब सब जगह ईश्वर विद्यमान है तो हमें असमानता का भाव होना ही नहीं चाहिए। सारी वस्तुओं में ईश्वर है। छुआछूत बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलती है, उसको गांधी जी ने कहा था कि ये अपराध है, ये निम्न से निम्न कोटि का अपराध है, इसको कभी भी हम माफ नहीं कर सकते। एक सुसंस्कृत समाज में सब बराबर है। गांधी जी की ये पीड़ा कब हुई? जब वो अध्ययन करने के पश्चात, अपनी कानून की पढ़ाई का अध्ययन करने के पश्चात वो विदेश गए और वहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका देश है, दक्षिण अफ्रीका के जो अफ्रीकी देश हैं, वहाँ पर अफ्रीकी नागरिकों और अपने हिंदुस्तान के जो नागरिक थे वहाँ जो काम करने के लिए जाते थे, उनके साथ अंग्रेज जो गोरे लोग थे वो बहुत ही अमानवीय तरीके से पेश आते थे, बहुत ही उनको निर्दयता से पीटा जाता था या उनके साथ इस तरह से काम लिया जाता था, उनको पूर्ण मजदूरी नहीं मिलती थी और हर तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। चाहे वो उनकी दैनिक रोजी रोटी हो, चाहे उनको कपड़े हो, चाहे उनके रहन सहन की कोई चीज हो, हर तरीके से अमानवीयता दर्शाई जाती थी। गांधी जी को ये बहुत बुरा लगा। गांधी जी को खुद को सामना करना पड़ा जब वो रेल में उनको उतार दिया था और जब उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन उनको कहा कि आप सबसे पीछे मालगाड़ी का जो डिब्बा लगा हुआ उसके अंदर बैठेंगे। गांधी जी ने थोड़ा बहुत विरोध किया उस समय, तो उनको फेंक दिया था ट्रेन से। तो ये सब गहरी ठेस पहुंचाने वाली घटना थी। गांधी जी जब हिंदुस्तान वापस आए तो अंग्रेजों का कुशासन था, हर जगह अंग्रेजों ने अपनी मनमानी कर रखी थी। अंग्रेज लोग भारतीयों पर अत्याचार करते थे। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, जहां पर आम जनता वो व्यथित थी, दुखी थी, परेशान थी, लेकिन संगठन की कमी थी। गांधी जी ने पूरे राष्ट्र को संगठन की शक्ति दी। उन्होंने ये बताया कि संगठन नहीं है तो हम कभी भी इस देश को गुलामी से मुक्त नहीं करवा सकेंगे। जगह जगह उन्होंने आंदोलन किए, जगह जगह उन्होंने अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करवाए, चाहे वो गुजरात के आंदोलन हो, चाहे बिहार के आंदोलन हो, चाहे उनको बंगाल जाना पड़ा, चाहे वो सुदूर दक्षिण राज्यों की यात्रा की उन्होंने। हर जगह उन्होंने यात्रा करके अपने विचारों से, अपने भाईचारे की भावना से, संगठन की भावना से पूरे देश को उन्होंने एकत्रित किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। और मुख्य बात
इनकी ये हमें सीख मिलती है कि संगठन में हमेशा शक्ति होती है। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे, अगर आप परिवार में संगठित नहीं रहेंगे तो आपको पड़ोसी परेशान करेगा। अगर आप पूरे मोहल्ले में संगठित नहीं रहेंगे तो आपको असामाजिक तत्व परेशान करेंगे। और अगर आप पूरे जिले में संगठित नहीं रहेंगे तो आपके अधिकारों का कुछ न कुछ कहीं न कहीं हनन होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि संगठन में शक्ति तब आएगी जब आप अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे। आपके अधिकार क्या है और देश के प्रति आपके कर्तव्य क्या है, उनको अगर आप में समझ है तो आप अपने आसपास के वातावरण को, अपने देश को, अपने राज्य को मजबूत कर सकते हैं। अपने हितों के लिए लड़ना अति आवश्यक है, चाहे वो आपके शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आपके सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हो, आपको खेलों के क्षेत्र में हो, आपके आसपास के स्वच्छ वातावरण के लिए आपको लड़ना पड़े तो आप लड़िए। अगर आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है तो आप शिकायत करिए। आपके घर में सफाई नहीं है, आप स्वयं सफाई करें। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर केवल महिलाएं अपना काम करती है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे बर्तन साफ करने हो, चाहे कपड़े धोने हो, चाहे जूतों के पॉलिश करनी हो। बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे जिनके बहुत सारे काम जो है महिलाएं करती है, जबकि करना पुरुषों को चाहिए। एक तरह का सामाजिक भेदभाव है, घरेलू भेदभाव है। मैं बहुत सारी सभाओं में जाता हूं तो मैं एक ये बात जरूर कहता हूं कि कोई पुरुष खाना खा रहा है, घर का पुरुष खाना खा रहा है, बालक खाना खा रहा है, तो खाना खाने के पश्चात उसको अपनी थाली स्वयं धोनी चाहिए। ये कम से कम गांधी जी की बात जो है ये मैं तो आत्मसात की है मैंने, कि जो अपना काम है आप मैं पुरुषों को इसलिए कह रहा हूं कि आप स्वयं की थाली धोने में आपको इतनी हिचक है तो आप दूसरों की थाली, घर में आपके बच्चों की थाली या आपकी पत्नी ने जो खाया है या आपकी माता पिता ने जो खाया है उसकी थाली धोने में आपको कितना संकोच आता होगा। ये निश्चित रूप से सोचने की बात है। अपना काम स्वयं करना है। बहुत सारे ऐसे दिवस आते हैं जब अपने को ऐसी चीजें अपने जीवन में धारने की शपथ लेनी चाहिए कि मेरा काम मैं करूंगा। नहाने से पहले मैं मेरा एक कपड़ा जो है वो जरूर धोऊंगा, चाहे वो शर्ट हो चाहे पैंट हो। मैं खुद धो सकता हूँ, 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा क्या लगते हैं। लेकिन आप क्यों दे देते हैं कि गंदा से गंदा कपड़ा है जो मेरी पत्नी धोएगी, मेरी बेटी धोएगी या घर की कोई और सदस्य है वो धोएगी। हम छोटे छोटे ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे हमें हमारे परिवार में एक सहयोग की भावना हो, एक काम करने की भावना हो और एक बराबरी का भाव आए। क्यों महिला हमेशा जूठे बर्तन धोए, क्यों हमेशा गंदे कपड़े धोए, क्यों हमेशा जूते साफ करे, क्यों गंदी नाली की सफाई करे, क्यों झाड़ू बुहारी क्यों महिला क्यों करे, पुरुष क्या करते हैं। ये भी एक तरह का संभाव लाने की हम कोशिश करें। आसपास हमारे वातावरण में दया का भाव रखें। छोटे छोटे मूक प्राणी होते हैं, गली में मोहल्ले में कुत्ते होते हैं, गायें होती है, गोदे होते हैं, कई बार आते हैं आपके आसपास गुजरते हैं, आप उनको डंडे से मारते हैं, कुत्तों को पत्थर से मार देते हैं। ऐसा करने की चेष्टा नहीं करें, उनका ध्यान रखें। आसपास के पक्षी हैं उनको दाना दें, चींटियों का भोजन की व्यवस्था करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमें दया की भावना, हमारे वैसे तो ये दया की भावना संस्कारों में है, सभी समाज में लोग दया की भावना दर्शाते हैं, गौशाला में जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम दया केवल दिखावा मात्र के लिए करते हैं, वास्तव में दया नहीं होती। तो इस तरह का जब अवसर होता है तो हमें दया की भावना की शपथ लेनी चाहिए कि हर प्राणी मात्र की दया करेंगे। तो
अभी जैसे हमने कहा कि अभी जो प्रार्थना थी उसमें जैन धर्म के अभी बारे में बताया। जैन धर्म का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी जी जिस जगह पैदा हुए और जहाँ उनकी जन्मस्थली रही गुजरात, वहाँ जैन समाज काफी अग्रसर है, वहाँ काफी मात्रा में संख्या है उनकी, और जैन गुरु बहुत सारे उधर रहे, बहुत सारे जैन मंदिर हैं। तो गांधी जी का परिवार भी उन संस्कारों से ओतप्रोत रहा। दया, अहिंसा, अपरिग्रह, वस्तुओं का अधिक संग्रह नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, ये सब जैन धर्म के और सभी धर्मों में है। तो लेकिन जैन धर्म का उनके पर गुजरात क्षेत्र से वो संबंध रखते थे, इसलिए उनका प्रभाव अधिक पड़ा और ये हमेशा चला। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, सच का हमेशा साथ देना, असत्य के खिलाफ हमेशा एकजुट रहना, ये सब गांधी जी के सिद्धांत थे। अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, अधिक धन का संग्रह नहीं करना, अधिक लालच नहीं करना, ये सब जीवन में उन्होंने विभिन्न धर्मों से प्रेरणा लेते हुए सभी को शिक्षा दी। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अब गांधी जी को अगर हम अनपढ़ मान के चलें कि गांधी जी अगर अनपढ़ रह जाते तो क्या देश को इकट्ठा कर पाते, या एक अनपढ़ राजनेता के रूप में वो उभर जाते तो क्या वो उतनी प्रोग्रेस ला पाते? वो नहीं ला पाते। वो बैरिस्टर की पढ़ाई की उन्होंने, कानून का ज्ञान सीखा उन्होंने, और किस तरह से कानून के माध्यम से बड़ी सरकार को, उसके अन्याय को विफल करना, वो सब हमारे बौद्धिक क्षमता पे निर्भर करता है। ये बात उन्होंने अपनी पढ़ाई से हमें आज भी मेमोरी में लाने के लिए पर्याप्त है। जितना ज़्यादा हम अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उतना ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे। बालकों की पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे हमारे आर्थिक व्यवस्था के मद्देनजर हमारे बालक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते। सरकारें प्रयास करती है कि उनको शिक्षा का अधिकार दें, उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाए, मुफ्त उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाए, किताबें, कॉपी, पाठ्यक्रम की सभी वस्तुएं, खेल सामग्री, सारी चीजें मुफ्त हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे बच्चों की पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो नहीं पढ़ पाते। तो ये हमारा समाज का, हमारे परिवार का, हमारे प्रशासन का, व्यवस्थाओं का इसमें आंशिक दोष हम मान सकते हैं। कोई आसपास ऐसा बच्चा है जो शिक्षा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी सहायता करें। ऐसा बच्चा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूलों में पढ़ रहा है लेकिन उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है जिसका वो पात्र है, गरीब है, उसके माता पिता नहीं है, या उसके माता पिता में से कोई मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अनाथ है, आर्थिक रूप से विपन्न है, तो शिक्षा में हमारी इस तरह के बच्चों को चिन्हित करके प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनको किस तरह से जोड़ा जाए, वो भी हमारा दायित्व बनता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकारें क्या क्या योजनाएं जो है आम जन को, गरीब लोगों को दे सकती है, उन योजनाओं का लाभ अवश्य लें। हमारी सरकार, राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क व्यवस्थाएं कर रखी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना और बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जहाँ पे आप लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर गरीब अमीर का कोई भाव नहीं है, वहाँ केवल यही भाव है कि निर्धन को ये महसूस नहीं हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि उसको, उसके साथ अन्याय हो रहा है, या उसका वो जो पात्र है उसको उस योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। मैं आज के इस वातावरण में, आज के इस परिसर में सभी उपस्थित लोगों से आह्वान करता हूँ कि गांधी जी के जीवन में, या गांधी जी के जीवन से जो प्रेरणाएं आप जितनी ले सकते हैं उतना लें। उनकी जीवनी, उनके आदर्शों को, उनके लिटरेचर को, उनके उपदेशों को, उनकी बातों को, उनके संदेशों को आप
जितना पढ़ सकें उतना पढ़ें, जितना पढ़ा सकें उतना पढ़ाएं, जितना बांट सके उतना बांटें। ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। सभी बालक बालिकाओं को मेरी ओर से खूब सारा आशीर्वाद और प्यारे प्यारे बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।